Hello student, welcome back to another video. So in this video I will teach you about the outbreak of French Revolution. So why this topic is very important? Because I had taught you in the previous video the king were decided to increase the taxes on the third stage person. So this all the things is related, the outbreak of the revolution is related on this topic with this topic. Okay, so let's start. So the Louis XVI were decided to increase the taxes, okay, to the third state person, right? And he was thinking that when his treasury was empty, and he was decided कि when I will increase the taxes, then my empty treasury will fill again. So he decided, but there were some reason, because there were some rules and regulation in old regime time. What is the old regime? 1789 के पहले, 14 जुलाई 1789 के पहले का जो सिचुएशन था, जो वहाँ की सोसाइटी थी, वो कहलाती थी ओल्ड रिजाइम, राइट? सो दैट टाइम जो ओल्ड रिजाइम का जो रूल्स एंड रेगुलेशन था, अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज के पर्सन जब मिलेंगे, एक असेंबली होगी, व्हेन दे वर कलेक्ट इन अ सर्टेन प्लेस in the front of the king, and when they will agree and that time they will decide कि हाँ अब इस तरीके से टैक्स लगना चाहिए. सो एक ये तरीका होता, दिस इज़ द मैनर टैक्सेस को इंक्रीज़ करने का, राइट? सो फर्स्ट स्टेज के आए वहाँ पे, तो सारे जो स्टेज हैं उसके एक जर्नल रिप्रेजेंटेटिव होते थे. सो उन सब के क्या होते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव होते. तो फर्स्ट स्टेट क्लर्जी से आए थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड नोबेलिटी स्टेट से आते थे, सेकंड स्टेट से आए थे, दे वर द 300 रिप्रेजेंटेटिव्स. सो इन दोनों को वर्साइल जो फोर्ट है, जो किंग का एक बहुत बड़ा पैलेस है, जो इनका वर्साइल जो पैलेस है किंग का, वहाँ पे दे वर डिसाइडेड कि वी विल मेक अ न्यू लॉ एंड वी विल इंक्रीज द टैक्सेस हियर. सो द ऑल द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव विल कम हियर एंड दे विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज टैक्सेस. सो बिफोर, ये पहले कब हुई थी? इट वॉज हैपेंड 1614, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1614. जब तक ये लुइस 16 क्या हुआ था, किंग पे अपने राजगद्दी बैठा भी नहीं था, ही वो किंग बना भी नहीं था. वो कब किंग बना? वो किंग बना था 1774 में. सो उसके पहले ही ये एक मीटिंग हो चुकी थी. सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एंड रेगुलेशन उसे भी ये काम करने पड़े, और उसे भी सारे स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाना पड़ा. तो फर्स्ट स्टेट से आए थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड स्टेट से आए थे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, बट जो थर्ड स्टेज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 600 आए थे. बिकॉज हम सब जानते हैं, वी ऑल नो डैट, कि वहाँ जो इस स्टेट्स के पर्सन थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, एंड 90% पॉपुलेशन क्या थी? थर्ड स्टेज में थी. सो वो टाइम आता है ऑन द 5 मई 1789 में लुइस 16 ने एक असेंबली को ऑर्गेनाइज़ किया, और उसने एक प्रपोजल दिया इन द फ्रंट ऑफ द दीज 3 स्टेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कि आई वांट टू इंक्रीज द न्यू टैक्सेस. और या तो कह सकते हैं उसने कहा कि उसने एक नया प्रपोजल दिया एक न्यू टैक्स का. सो ही डिसाइडेड इन वर्साइल हॉल, अपने पैलेस में उसने क्या किया, ये चीज़ किया, और उसको उसने सभी से रिप्रेजेंटेटिव के सामने प्रेजेंट किया. तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेज के जो पर्सन थे उस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू ओल्ड रिजाइम, क्या था कि उनके एक एक वोट ही क्या करते थे, माने जाते थे. सभी के, फर्स्ट स्टेज के 1 वोट, सेकंड स्टेज के 1 वोट एंड थर्ड स्टेज के 1 वोट. सो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये सब उस समय अकॉर्डिंग टू डैट किंग ने सोचा कि
हम यही प्रैक्टिस करेंगे, हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इससे क्या होता था कि अगर फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के लोगों ने वोट कर दिया और वोट की नंबर 2 हो गई, मतलब ज़्यादा हो गई, तो वो बिल क्या हो जाना चाहिए था, पास हो जाना चाहिए था। तो ये रूल था। तो होता क्या है कि ये रूल उसके अकॉर्डिंग था। तो होता क्या है कि 300 रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट के और 300 सेकेंड के और 600 आते हैं थर्ड स्टेज के। तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज को वर्साइल हॉल में, जो पैलेस है उनमें हॉल में, सबको एक साइड फर्स्ट स्टेट एक साइड सेकेंड स्टेट को आमने सामने बैठा दिया जाता है। बट जो थर्ड स्टेट के पर्सन थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे 600, उनको स्टैंड होना पड़ता, मतलब हॉल में वो खड़े होकर के करते थे। ये सब देखते थे, ये पहले भी होता था, ये अभी भी हुआ। सो जैसा कि एज यू नो कि जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे वो प्रॉस्परस और एजुकेटेड पर्सन थे, मतलब जो थोड़े रिच थे और हुवर एडुकेटेड, जो एजुकेटेड भी थे। सो वो इस असेंबली में पार्ट करने आए थे। और एज यू नो दैट कि द पीजेंट, आर्टिशियन एंड वुमन वर डिनाई एंट्री टू द असेंबली, उनको अलाउ नहीं था कि वो एंट्री कर सकें। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उनके रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने 40,000 लेटर्स, जिसमें उनकी डिमांड, उनकी प्रॉब्लम्स और उनकी कुछ रीज़न, मतलब यू कैन से जो वो न्यू रूल्स एंड लॉ चाहते थे अकॉर्डिंग टू दियर थॉट, दियर आइडिया, उन सब ने उस 40,000 लेटर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कहा कि आप इसे लेके जाइए एंड ये सब बातें आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो टाइम आता है, वोटिंग स्टार्ट की जाती है। सो जैसा कि मैंने बताया कि देवर डिसाइडेड कि 1-1 वोट सारे स्टेट से लिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रिजाइम। ओल्ड रिजाइम जैसे किंग करता था उसी तरीके से चलेगा उसके पहले के टाइम का। सो दे डिसाइडेड, बट होता क्या है कि जो थर्ड स्टेज के पर्सन थे उन्होंने इक्वल डिमांड की कि हमें भी इक्वल डिमांड, हमें भी इक्वल वोट राइट चाहिए। क्यों भाई, 300 पर्सन, व्हेन द 300 पीपल आर देयर एंड द 300 पीपल रिप्रेजेंट 1 वोट, एंड सेकंड स्टेज में भी क्या था, 300 जो पीपल थे उनका भी 1 वोट जाता था। सो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे क्या है, 600 पीपल हैं, 300 पे 1 था, तो 600 पे 2 वोट्स होने चाहिए। सो दे वर डिसाइडेड कि हम, दे वर डिमांडेड दैट कि वी वांट अ 2 वोट फॉर द थर्ड स्टेज पर्सन। सो दे डिमांडेड, क्योंकि वो कहते थे कि इट्स नॉट इवन, इट्स अनइवन वोटिंग राइट, इवन राइट था ही नहीं, इक्वल राइट था ही नहीं। सो वो क्या कहते हैं कि ये अनइवन राइट है, राइट अच्छा ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है, इक्वल ही नहीं है ये। सो क्या होता है, ये बात उन्होंने की, तो किंग ने क्या किया, डिनाई कर दिया, क्योंकि किंग ने क्या सोच के रखा था कि इसी तरीके से करेंगे एंड न्यू टैक्सेस को इम्प्लीमेंट कर देंगे, न्यू टैक्स को हम डाल देंगे सबके ऊपर। सो दीज वर द वे। सो जो थर्ड स्टेज के पर्सन थे उन्होंने डिनाई कर दिया कि पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बाद में बात करेंगे, वी वांट इक्वल वोटिंग राइट। सो उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को बात करके जो किंग ने कहा कि डिनाई कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट वॉक आउट फ्रॉम द असेंबली, वो सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, 20 जून को वो सभी जो पर्सन थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो एक इंडोर कोर्ट ग्राउंड था, ठीक है, टेनिस कोर्ट था, वहाँ पे वो रिप्रेजेंट होते हैं। और उन सब ने डिसाइड किया कि वी विल मेक अ नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को क्लियर कर दिया कि वी आर अ नेशनल असेंबली। और उन्होंने डिसाइड किया कि जब तक हम लोग एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे नहीं। ओके, सो यू कैन सी हियर इज़ द पिक्चर ऑफ दैट टाइम। ये उस टाइम का पिक्चर है जिसमें लोग कोर्ट में, इंडोर जो कोर्ट टेनिस था उसमें इतने सारे लोग असेंबली में इंटर करते हैं। दे वर डिसाइडेड कि हम यहाँ पे एक नेशनल असेंबली, अपने आप को नेशनल असेंबली बोलते हैं, और दे वर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की कोशिश की। इससे क्या होगा, उन्होंने सोचा कि विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन कंट्रोल द पावर ऑफ अ किंग। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, किंग के पावर को कंट्रोल कर लेंगे और किंग की जितनी भी पावर है उसको एक लिमिट में कर देंगे, ठीक है, उनकी पावर लिमिट में आ जाएगी। सो उस टाइम पे मेराबियो एंड एबिसियस, ये 2 पर्सन थे। इन्होंने क्या किया, अच्छा मेराबियो क्या थे,
ही वॉज बॉर्न इन द नोबल फैमिली, मतलब सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, बट ही वॉज अ वेरी काइंड पर्सन। सो बहुत ही काइंड पर्सन था। ही नो अबाउट व्हाट इज़ द राइट व्हाट इज़ द रॉन्ग। सो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि ये जो सोसाइटी है हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, ये फ्यूडल सिस्टम से हट जाना चाहिए, फ्यूडल सिस्टम नहीं होना चाहिए। एंड इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड टॉट यू अबाउट द फ्यूडल सिस्टम। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू डोंट नो अबाउट व्हाट इज़ द फ्यूडल सिस्टम, यू कैन गो एंड यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोज़। ओके, सो उन्होंने डिसाइड किया, और उसके बाद उस टाइम पे ये जो मेराबियो थे, वो उन्होंने अपनी पावरफुल स्पीच इन वर्साइल, जो ये पीपल यहाँ पे लोग थे, इनके सामने उन्होंने क्या किया, असेंबल होकर के वर्साइल में उन्होंने क्या किया, सबके सामने अपना एक स्पीच दिया, एक पावरफुल स्पीच दिया। सो एबीसीएस ने क्या किया था, वो एक प्रिस्ट थे, मतलब वो फर्स्ट क्लर्जी की स्टेट से आते थे, फर्स्ट स्टेट से आते थे। उन्होंने क्या किया, एक पैम्पलेट लिखा था जो लोगों को इन्फ्लुएंस करने लिखा था, उसका नाम था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज। व्हाट इज़ द थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, वो क्या डिमांड करते हैं। सो ये एबीसीएस ने अपने एक पम्पलेट में उन्होंने क्या किया, लिख करके लोगों को इन्फ्लुएंस किया। सो उस टाइम पे जब द पीपल वर बिजी इन द ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल असेंबली के लोग जो थे वो ड्राफ्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे हुए थे। उसी टाइम क्या होता है, वी ऑल आर नो डैट कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो चुके थे, जिसमें लोगों की क्या थी, बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक चीज़ थी वो लोगों को प्रॉब्लम में क्रिएट कर दी, जिससे उन्हें खाने पीने और रहने में उनको प्रॉब्लम होने लगी। सो ये कैसे हुआ था, मैंने बताया था लास्ट टाइम में। तो क्या हुआ था, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, जो थर्ड स्टेज के पर्सन थे, वो टर्नऑल हो गया था, टर्मिनॉल हो गया था, मतलब क्या, उनके पास प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जो सिचुएशन थी सोसाइटी की वो इक्वल नहीं रह गई, बहुत उथल पुथल हो गया, राइट। सो ये हुआ क्यों, क्योंकि जो हार्श विंटर था, या कह सकते जो समर था, जो वहाँ का सीज़न था, जो वहाँ का वेदर था, वो बहुत ही ख़राब हो गया, जिसकी वजह से क्या, वहाँ की फसलें ख़राब हो गई। जब फसलें ख़राब हो गई, सो क्या हुआ, जो ब्रेड की प्राइस थी, मैंने एज़ यू नो मैंने पहले ही बताया था, जब हम 14 जुलाई 1789 की बात करते थे इन फर्स्ट पेज, जब हम लोग फर्स्ट पेज पे थे, तो आई वॉज सेइंग अबाउट दिस। सो मैं उस समय ये सारी बातें कह रहा था। सो क्या हो गया, ब्रेड की प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई। अब लोगों के बीच क्या होने लगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगा, सप्लाई चेन क्या हो गई, कम हो गई। और जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के पर्सन थे, उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसे थे, सो उन्होंने क्या किया, हैवी अमाउंट में अपने जितने भी फूड थे उन सबको स्टोर कर लिया, ताकि ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और जब ये सारी सिचुएशन देख करके क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेज के पर्सन थे, वो बहुत गुस्से में आ गए थे, वो बहुत गुस्से में आ गए थे। और उन्होंने क्या किया, एज यू नो कि मैंने बताया था इन द प्रीवियस वीडियो कि उन्होंने डिस्पोटिक पावर जो सिंबल था बास्टाइल, उसको उन्होंने क्या करता था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, एज यू नो दैट इन द प्रीवियस वीडियो इन द पार्ट 1 आई हैड टॉट यू अबाउट इट। सो उस समय जब ऐसी सिचुएशन हो गई कि हार्वेस्टिंग ख़राब हो गई, लोगों की अब क्राइसिस होने लगे, लोग खाने के लिए मरने लगे, बहुत प्रॉब्लम हो गई। और लोगों ने, जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के लोगों ने सारा डंप कर लिया, सब स्टोर कर लिया। सो अब लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। इन द थर्ड स्टेज पीपल वर वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में हो गए थे। सो जो किंग था उसने सोचा कि अब ये जो पीपल हैं, अब ये कहीं ना कहीं बगावत करेंगे। सो एज यू नो दैट कि तब किंग ने क्या किया था, अपने एक ट्रुप, आर्मी ट्रुप को क्या किया था, उसने सेंड किया था कहाँ, सिटी में, पेरिस सिटी में, ऑन 14 जुलाई 1789 में उसने वहाँ पे उसको सेंड किया, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो यू कैन प्रोटेक्ट एंड यू कैन सेव आवर कंट्री, ओके, अपने स्टेट को सेव कर सकें। सो अब क्या होता है, द कंट्री साइड्स में र्यूमर फैल जाता है, लोगों में र्यूमर फैल जाता है कि जो किंग है, किंग वर सेंड दीज द ट्रूप फॉर अटैक ऑन अस, वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए उसने क्या किया था, वो किंग ने इसको भेजा है। और ये जो लोग पर्सन आए हैं, ये जो ये जो लोग पर्सन आए हैं, ये लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे। और यहाँ पे एक वर्ड है मेनोर। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मेनोर, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, उन्होंने क्या किया था,
इनको ऐसा लगा, ऐसा र्यूमर फैल गया कि ये जो सेकंड स्टेज के पर्सन हैं, सॉरी फर्स्ट स्टेज के पर्सन हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, क्लर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रिस्ट जो चर्च के स्टाफ थे, सो ऐसा क्या होता है कि ही नो दैट दे वर थिंकिंग अबाउट दैट कि अब ये क्या करेंगे, दे कैन डिस्ट्रॉय आवर क्रॉप्स, वो हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जला सकते हैं। सो क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया था कि जो सेकंड स्टेज के जो फर्स्ट स्टेज के पर्सन थे, उनको लगा कि अब राजा की पावर क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो उन्होंने एक ट्रुप बना लिया था, एक सोल्जर्स को उन्होंने अपने लैंड के सामने आगे अगल बगल चारों तरफ उन्होंने खड़ा कर दिया ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। क्योंकि एज़ यू नो कि उस टाइम में क्या हो गया था, बेस्टाइल फोर्ट पे अटैक करके जो किंग का डिस्पोटिक जो पावर का सिंबल था, उसे क्या किया, बेस्टाइल को क्या कर को उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ के कमांडर को भी क्या कर दिया था, उनकी डेथ कर दी थी, उनको मार दिया था। सो इन्होंने ये चीज़ सोचा। सो इस रीजन की वजह से, इनके सोल्जर्स लगाने की वजह से, इस सब के रीजन्स की वजह से ये र्यूमर्स और ज़्यादा हो गया, मिसगाइड हो गए, वो र्यूमर्स बहुत फैल गया। सो इसकी वजह से वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने क्या किया कि जो किंग है, किंग ने देखा कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। सो ही वर डिसाइडेड दैट ओके, आई एक्सेप्ट द नेशनल असेंबली, आई एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हु वर अडॉप्टेड बाय द नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली के जो पर्सन थे, उन्होंने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसको उन्होंने क्या कर दिया, अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, किंग ने, लुइस 16 ने क्या कर दिया, उसको फाइनली रिकॉग्नाइज़ कर लिया कि नेशनल असेंबली है। और उन्होंने क्या किया, उसके जो प्रिंसिपल थे, जो रूल्स एंड लॉ थे, जो उन सबको उन्होंने क्या किया, उसको अब कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने मान लिया और अडॉप्ट कर लिया। ओके, फिर ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 में जब असेंबली डिक्लेयर हो गई, पास हो गया, तो उन्होंने, जब ये चीज़ कंप्लीट हो गई, तो उन्होंने एक रूल एंड रेगुलेशन उन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया और फ्यूडल सिस्टम को उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द टैक्सेस, मतलब जो फ्यूडल सिस्टम क्या था, एज यू नो दैट कि आई हैड टॉट यू इन द प्रीवियस वीडियो इन द फर्स्ट पार्ट दैट द फ्यूडल सिस्टम दे वर obliged to work under the first and second stage, and in the third stage person will give the tax to the first person and the second stage and first stage. Okay, so first stage take 10% of the whole crop of or the harvesting you can say, and the second stage के जो पर्सन थे, नोबल पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, अपने डिफरेंट काइंड्स के उन्होंने डिफरेंट टैक्सेस लगाए थे। सो इन्होंने सबसे पहले 4 अगस्त 1789 में ही सबसे पहले एक उन्होंने एक रूल लॉ कह सकते हो, यू कैन से, उन्होंने पास किया, जिसमें उन्होंने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से रिमूव किया, जिसके वजह अंडर में लोग काम करते थे उसको पूरी तरीके से रिमूव किया, टैक्सेस को रिमूव किया, और क्लर्जी जो मेंबर थे उनको फोर्स किया कि ऐसा है कि हम लोग अब काम नहीं करेंगे, वी विल नॉट डू द वर्क अंडर टू यू। ओके, एंड तिथ्स क्या थे, यू नो दैट कि तिथ्स क्या थे, तिथिस वो थे जिसमें क्लर्जी को 10% देना पड़ता था राइस का, या जो भी क्रॉप हुआ, जो हार्वेस्टिंग उन्होंने की, जो उन्होंने फसल उगाई, उसका क्या करता था, उन्हें 10% देना था। तो उन्होंने क्या किया, इन सब चीज़ों को बिल्कुल पूरी तरीके से क्या किया, एबॉलिश कर दिया, पूरी तरीके से उन्होंने डिनाई कर दिया कि हम नहीं देंगे, एंड ये रूल्स एंड रेगुलेशन पास हुए और ये चीज़ें पूरी तरीके से हुई। तो चर्च और ये सब चीज़ें पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। सो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी, एज़ यू नो दैट कि 2 बिलियन लिवरेज जो कर्ज था फ्रांस के ऊपर, सो अब किंग के पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब इंक्रीज़ नहीं करेगा टैक्स, और टैक्सेस जो क्लर्जी स्टेट के पर्सन थे वो भी नहीं, उनको भी नहीं जाएगा। सो अब उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो 2 बिलियन लिवरेज जो उसने दिया है, अब वो कैसे किसी और को देगा, मतलब कैसे अब वो उनको वापस करेगा। सो these are the problem were facing by the king. Okay, so king क्या कर रहा था, ये सारी problems फेस कर रहा था। So I hope you all are understand all these things, आप सबको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी। So read it, revise
again and again, and all the links of part 1, 2, 3 and 4 in the description. Check it out. If you have any problem, go for the previous video and check out. So take care, bye bye. I will meet you in another video with another topic. Bye bye.